अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी लेटते ही नींद आ गई का 12वां हिस्सा। अपने ख्वाबों से बेचैन रमीज मगरिब की नमाज पढ़ वापस इमाम साहब के पास बैठ जाता है और सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखता है। रमीज भाई, क्या हो गया? आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? सब खैरियत तो है? इमाम साहब ने पूछा। आपसे मेरे ख्वाबों से के मुतालिक जवाब का तलबगार हूँ इमाम साहब। आप यकीन नहीं करेंगे मगर इन ख्वाबों ने कई रोज से परेशान कर रखा है मुझे। जब सोता हूँ कुछ न कुछ देखता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मैं हकीकत से ज़्यादा अपने ख्वाबों में जी रहा हूँ। बस अब आप ही मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो। आपको मालूम है ना, इस दुनिया में वाहिद आप ही मेरे दोस्त, हमदर्द और मेरे अपने हो। रमीज़ ने लंबी सांस लेते हुए इमाम साहब से कहा। बेशक रमीज़ भाई, हम दोनों ही एक दूसरे के अपने हैं, मगर देखिए रमीज़ भाई, ये तो मुझे भी सही से नहीं मालूम कि आपको ऐसे ख्वाब क्यों आ रहे, मगर मैं फिर भी तफसील से पता करके आपको बताऊंगा। फिलहाल आप परेशान ना हो और घर जाकर आराम करें। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको खुद बता दूंगा, इमाम साहब ने समझाते हुए कहा। उनकी बातों से रमीज़ को साफ समझ आ रहा होता है कि वो कुछ उससे छुपा रहे हैं, फिर भी वो बिना कुछ कहे मस्जिद से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ चल देता है। रमीज़ के सवालों का जवाब ना देकर इमाम साहब भी दुखी हो जाते हैं, मगर वो बेचारे कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे रमीज़ को परेशानी हो। दिन का सूरज डूब चुका होता है। धीमी धीमी चलती सर्द हवाएं रमीज़ के वजूद को एक हल्की सी सर्द लहर दे जा रही होती हैं। बादल का उमड़ना अपने उरूज पर होता है। हमेशा सन्नाटा रहने वाला कब्रिस्तान में आज लोगों की चहल पहल लगी होती है। सभी अपने अपने अजीज़ों की कब्र के पास खड़े फातिहा और उनकी मग़फ़िरत की दुआ पढ़ने में मशगूल रहते हैं। रमीज़ भी कुछ वक्त के लिए जाकर अपने माँ बाप की कब्र के पास बैठ जाता है और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने लगता है। आज उसने सही से न खाना भी नहीं खाया होता है। भूख की शिद्दत उसे अब महसूस हो रही होती है, मगर आज उसने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया होता है। आज बहुत परेशान लग रहे हो रमीज़, लगता है सवालों के जवाब अधूरे हैं अभी भी। वैसे एक बात बताऊं, कुछ सवालों का जवाब ना मिलना ही बेहतर है। मेरा मतलब है कि कुछ सवाल बस सवाल बनकर रहे, उनके जवाब हासिल ना हो तो ही बेहतर होता है हमारे लिए। अचानक नकाबपोश औरत रमीज़ के सामने आते हुए कहती है। जी बिल्कुल नहीं, मैं भला परेशान क्यों होने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, सही कहा आपने, कभी कभी ज़रूरी नहीं होता सवालों के जवाब मिलना। रमीज़ ने फौरन जवाब दिया। आपके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही है। रही बात सवालों के जवाब की, वो एक रोज़ तुम्हें ज़रूर मिलेगी। खैर कोई बात नहीं, मैं आपकी मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहती। वैसे मैंने आपके कमरे के बाहर खाना रख दिया है, भूख लगी है आपको, जाकर खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा खाने में, नकाबपोश खातून ने कहा। आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? क्या आप मुझ पर नज़र रखती हैं? मतलब मुझसे जुड़ी हर बात आपको कैसे मालूम हो जाती है? रमीज़ ने सवाल किया। कुछ बातें समझ आ जाती है, इसमें नज़र रखने वाली कौन सी बात है? आज आपने एक साथ 5 कब्र तैयार की है, ऊपर से बारिश की वजह से गांव के लोग आपको खाना भेजना भूल जाते हैं, और मैं तो अक्सर कब्रिस्तान आती जाती रहती हूँ, इसलिए सब पता रहता है मुझे। तो आज आते वक्त आप अपने साथ खाना ले आई हूँ, और कोई बात नहीं है, नकाबपोश खातून ने कहा। वो जब कुछ कहती उसकी आवाज़ में अजीब सी खनक होती जो गूंजती हुई महसूस हो रही होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं ईशा की नमाज के बाद खा लूँगा, अंधेरा होने को है, सभी अपने घर को जा रहे हैं, आप भी चली जाइए, बारिश भी होने वाली है, रमीज़ ने चारों तरफ देखते हुए कहा। रमीज़ आपको पता है ना, मैं अक्सर रात में ही अपने बेटे के कब्र के पास ठहरती हूँ, मेरी फिक्र ना करें आप, जाकर खाना खा लें, नकाबपोश खातून ने कहा। ठीक है, जाता हूँ, मुझे पता है आप मेरी बात नहीं मानेंगे। खैर पहले मैं ज़रा कब्रिस्तान के दोनों तरफ के दरवाजे लगा लूँ, रमीज़ कहता हुआ चला जाता है। पहले वो सामने का मेन गेट बंद करता है, फिर दूसरी तरफ जाता है। चलते हुए अचानक उसकी नज़र कब्रिस्तान के आखिरी छोर पर पड़ती है, जिधर सबीना और उस लड़की की कब्र होती है। तभी रमीज़ देखता है कि सबीना भयानक शक्ल में अपनी ही कब्र पर बैठी सिसकियाँ लेती उसे देख रही होती है। उसके बाल खुले और काफ़ी लंबे होते हैं।
रमीज इधर आओ, मैंने कहा इधर आओ, सुनो मेरी बात। तुमने मुझे धोखा दे दिया, क्यों मारा मुझे, बताओ क्या गलती थी मेरी? मैं तो बस हमेशा जवान दिखना चाहती थी, इसलिए मैंने काले जादू का सहारा लेना चाहा और मैं कामयाब भी हो जाती, मगर तुमने सब खराब कर दिया। बताओ रमीज, क्यों किया तुमने ऐसा? बिना गुस्ल और नमाज जनाजा के मुझे दफना दिया। तुम्हारी वजह से मुझे अब तो आलम बरज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी। अब ता क़यामत तक मुझे भटकना पड़ेगा इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सबीना की भटकती हुई रूह ने रोते चिल्लाते हुए रमीज से कहा। रमीज तो बस फटी फटी आंखों से उसकी भयानक शक्ल और लंबे बिखरे बालों को देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर क्या कहे, क्या करे। इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो तुम उस मासूम बच्ची की रूह को भी नहीं छोड़ती और मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना था, सो मैंने उस बच्ची की रूह को निजात दिलाना सही समझा। वैसे भी जीते जी उसके जिस्म के साथ बहुत बुरा हो चुका था, मरने के बाद भी उसके रूह के साथ बुरा होने देता तो इंसानियत शर्मसार हो जाती दोबारा, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। बाकी तुम अगर मोमिन होती तो इस तरह नहीं भटकती। अल्लाह तुम्हें आलम बरज़ख में जगह ज़रूर देता, मगर तुम्हारी तो नीयत ही सही नहीं थी। रमीज ने थोड़ा हिम्मत करते हुए कहा तो सबीना की रूह अजीब सी भयानक आवाज़ में घुटनों में सर रख कर रोने लगती है। ये अब इसी तरह भटकते रहेगी, इसकी गलतियों की यही सजा है। रमीज, आप जाओ, आप अपना काम करो। ये अपने कब्र से आगे कहीं नहीं जा सकती, ना ही अब ये किसी का कुछ बिगाड़ सकती है। इसकी जगह बस इसकी कब्र तक महदूद है। यह मरने के बाद खुद के बिछाए काले जादू के जाल में फंस गई है। नकाबपोश औरत ने रमीज के पास आकर कहा, तो क्या ये आपको भी दिख रही है क्या? और आपको कैसे पता चला कि ये बस अपनी कब्र तक कैद है? आपने काले जादू के अमाल की वजह से? रमीज ने सवाल किया। हाँ, मैं भी इसे देख पा रही हूँ। मुझे पता है कि इसे कल रात को ही आपने मारा है और वजह भी मुझे मालूम है। आपने जो किया सही किया। कुछ लोगों का मर जाना ही सही होता है, वरना ना जाने वो कितने लोगों की जिंदगी के साथ गंदा खेल खेल जाए। और हाँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं इस सबीना के बारे में किसी को नहीं बताने वाली हूँ। यकीन रखिए मुझ पर, इसे यहीं पर रहने दें। चलिए हम चलते हैं। नकाबपोश औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ठीक है, यकीन है मुझे आप पर। चलिए अब चलते हैं, आप अपनी जगह और मैं अपने। वैसे कब्रिस्तान में तो हर रोज कुछ ना कुछ वाक़या पेश आता ही रहता है। मैं तो धीरे धीरे इन सब का आदी होता जा रहा हूँ। रमीज ने चलते हुए कहा। जवाब ना पाकर जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे ना शबीना की रूह दिखती है और ना ही वो नकाबपोश औरत। अपनी पेशानी पर आ रहे पसीने को कुर्ते की आस्तीन में पोंछते हुए रमीज कमरे की तरफ चल देता है। हाथ मुंह धोकर दरवाजे की दहलीज पर रखे खाने के बर्तन को उठाकर खाना खाने बैठ जाता है। रमीज जैसे ही खाने का बर्तन खोलता है तो उसमें उसके पसंद के छोले भटूरे होते हैं, जिसे देख उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि पसंद का खाना खाए उसे एक अरसा हो चुका होता है। रमीज खाने करने वाला जैसे ही मुंह में लेता है उसे नरगिस के हाथों के बने छोले भटूरे की याद आ जाती है। कितने प्यार और शफ़क़त से वो मुझे मेरे पसंद के खाने बनाकर खिलाया करती थी। अक्सर कहती थी, रमीज तुम मेरी पसंद हो तो मैं तुम्हारी पसंद का हमेशा ख्याल रखूंगी। हमेशा मेरा ख्याल भी रखती थी। काश कि मैं अच्छे काम की तलाश में शहर में ना भटका होता, तो आज मेरी नरगिस जिंदा होती। वो मेरी ना भी होती मगर जिंदा होती, इस दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी जी रही होती। मेरी वजह से उसकी बेरहमी से उसे मार दिया गया और मुझे आज तक खबर तक नहीं थी कि मेरी नरगिस मर चुकी है कब का। मेरी वजह से उसे बेरहमों की तरह मार दिया गया। रमीज खुद से ही रोते हुए कहता है। पसंद का खाना होते हुए भी उसके गले में वो अटक रहा होता। तभी एक नुस्वानी आवाज़ रमीज की कानों से टकराती है। रमीज, मेरे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हर एक की मौत का वक्त और वजह तय है। सबको उसी तय वक्त में ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। मेरी जिंदगी उतनी ही थी, बस दुख इस बात का था कि तुम्हें खबर नहीं थी कि तुम्हारी नरगिस अब इस दुनिया में नहीं रही।
मैं जहाँ भी हूँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गम न करो और खा लो खाना। रमीज खाना छोड़ दौड़ते हुए आवाज की सिमत भागता हुआ कब्रिस्तान में चारों तरफ तलाश करने लगता है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। मुझे तलाश मत करो रमीज, अब मैं खाकी नहीं हूँ, बस एक हवा हूँ जो महसूस तो होता है मगर दिखता नहीं। जहाँ भी हूँ तुम्हारे करीब हूँ। रमीज को फिर निस्वानी आवाज़ सुनाई देती है। वो पागलों की तरह कब्रिस्तान में नरगिस आवाज़ लगाते हुए ढूंढने लगता है, मगर उसे कुछ भी नहीं दिखता है। थक हार कर वो वापस आकर अपने कमरे के बाहर बने चबूतरे पर आकर बैठ जाता है और नम आंखों से फिर से कब्रिस्तान में चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे वो नकाबपोश औरत अपने बेटे के कब्र के पास दिखती है। तो रमीज उठकर उसके पास जाता है। सुनिए, क्या आपने अभी भी यहाँ पर किसी लड़की को देखा है या किसी लड़की की आवाज़ सुनी है? रमीज ने पूछा। जी नहीं, मैंने ना किसी लड़की को देखा है और ना ही किसी की आवाज़ सुनी है। आखिर क्या माजरा है, आप बता सकते हो मुझे? नकाबपोश औरत ने पूछा। जी वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे लगा किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, बस इतना ही रमीज ने कहा। मैंने तो आपको कहा था ये कब्रिस्तान है, यहाँ पुरस्कार वाक्यों की कमी नहीं है। इस तरह अनजान आवाज़ों के पीछे जाना सही नहीं होता है। जाएं अपने कमरे में और खाना खाकर सो जाएं, अभी तो ख्वाबों का सफ़र अधूरा है आपका, नकाबपोश औरत ने कहा। जी ठीक है, जाता हूँ, आप भी जाएं अपने घर, रमीज कहता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। खाना खाकर अपनी चारपाई पर लेट जाता है। लाल आंसुओं से भरी आंखें अपनी वो धीरे धीरे बंद करता है, जिससे लेटते ही उसे नींद आ जाती है। नींद की गहराइयों में डूबकर वो फिर से ख्वाबों की दुनिया में सफ़र करने लगता है। तो दोस्तों, ये था लेटते ही नींद आ गई का 12वां हिस्सा। अगर सांसों ने वफा की तो जल्द ही लौटूंगी इसके अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।